हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मित्रा एकेडमी। 25 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ ली गई है कि 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष में खिंची तलवारें। देखिए, जो 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार बनने की नसीहत दी और कहा कि आम जनता सदन में ठोस काम चाहती है, सिर्फ नखरे और नाटकबाजी नहीं चाहती है। उन्होंने साफ किया कि नई लोकसभा कार्यकाल पूरा करेगी और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को संविधान पर काला धब्बा बताया और कहा कि देश में ऐसी कालिक नहीं लगे, इसके लिए वे कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुमत के बावजूद सहमति से सरकार चलाने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने साफ किया कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश को अच्छे विपक्ष की जरूरत बताते हुए उन्होंने पिछली लोकसभा में हंगामे को निराशाजनक बताया था और कहा कि जनता विपक्ष से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की उपेक्षा करती है। नीट यूजी में धांधली के 5 और मामलों की जांच करेगी सीबीआई, यानी कि दायरा सीबीआई की जांच का और बढ़ गया है। सीबीआई ने मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी पेपर लीक की जांच का जिम्मा मिलने के बाद सोमवार को इस संबंध में 5 और नए मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। नीट में कथित गड़बड़ी के इन मामलों की जांच अलग अलग गुजरात, राजस्थान और बिहार की पुलिस कर रही है। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक के दावों की जांच के लिए छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और अदालतों में याचिकाएं दायर किए जाने के बाद जांच शनिवार को सीबीआई को सौंप दी थी। मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने विशेष टीमें गठित की हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुजरात और बिहार में एक और राजस्थान से 3 मामलों को अपनी एफआईआर के तौर पर फिर से दर्ज किया है। इन नए मामलों को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई अब नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित कुल 6 मामलों की जांच कर रही है। हरियाणा की अतिरिक्त अंक नीति रद्द करने पर मुहर। हरियाणा में सामाजिक आधार पर भर्ती परीक्षाओं में अतिरिक्त 5 अंक देने की नीति लागू करने की राज्य सरकार की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मूल निवासियों को भर्ती परीक्षाओं में 5 अतिरिक्त अंक देने की अधिसूचना रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की नीति को लोक लुभावन करार देते हुए हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गत 31 मई 2024 को हरियाणा के मूल निवासियों को सामाजिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने की नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए अधिसूचना रद्द कर दी। वीवीआईपी ही क्यों, जनता के लिए भी खाली हो फुटपाथ। सड़कों और फुटपाथ को खाली कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सड़कों और फुटपाथ को एक दिन के लिए खाली कराया जा सकता है तो आम जनता के लिए रोज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एस.एन. सोनकर और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि साफ फुटपाथ पर चलने के लिए सुरक्षित स्थान हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे मुहैया कराना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष शहर में अनधिकृत रेहड़ी और फेरी वालों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन राज्य और नगर निकाय सहित अन्य अधिकारी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। पीठ ने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी केवल सोचते रहें कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग वाली याचिका
पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सुरक्षित रखे गए फैसले के इंतजार में मामले की सुनवाई 26 जून तक टाल दी है। हालांकि हाई कोर्ट की शाम को जारी लिस्ट में केजरीवाल का मामला मंगलवार को फैसले के लिए लगा है। नई लोकसभा के पहले दिन दिखे संस्कृति भाषाई विविधता की विरासत के रंग। ये पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में संसद आए नवनिर्वाचित माननीयों के उत्साह के बीच 18वीं लोकसभा के पहले दिन सदन में भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के अनमोल रंग भी नजर आए। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों समेत नवगठित लोकसभा के 262 सदस्यों ने शपथ ली। इस दौरान हिंदी व अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती से लेकर डोगरी जैसी भाषाओं में कई सांसदों ने शपथ लेकर अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक भाषाई गौरव का इजहार किया। वहीं हल्के फुल्के तंज ताने हास परिहास के बीच संसद में विपक्ष ने संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने की अपनी राजनीतिक लड़ाई को विराम नहीं देने का संदेश भी इसमें दिया है। नई लोकसभा के गठन के बाद नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ, लोकसभा स्पीकर के चुनाव और नई सदन में राष्ट्रपति के पहले संबोधन के लिए बुलाए गए इस सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सभी सांसदों की चुनाव आयोग द्वारा दी गई सूची को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे को स्वीकार किए जाने की घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को शपथ के लिए आमंत्रित किया तो सत्ता ने मेज थपथपाते हुए जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। नेक्स्ट न्यूज़ है कैच द रेन अभियान शुरू। पानी की कमी से जूझ रहे 151 जिलों पर अधिक फोकस के साथ वर्षा जल संरक्षण के लिए इस साल का कैच द रेन अभियान की जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को शुरुआत कर दी। इस बार के अभियान की थीम जल शक्ति से नारी शक्ति है, यानी महिलाएं इस पहल के केंद्र में होंगी। नए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि पानी के मामले में संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत काम करना है। पाटिल के अनुसार पानी का मामला बहुत जटिल है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। दिल्ली सरीखे राज्य मुफ्त में पानी देते हैं और इसका गुणगान करते हैं, जबकि यह पानी खुद उन्हें मुफ्त मिल रहा है। पाटिल ने सूरत नगर निगम का उदाहरण देते हुए कहा कि उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसने 50 साल की योजना बनाई और पानी का न्यूनतम मूल्य भी तय कर दिया। यह सभी को देना होता है, हम सब भी यह कर सकते हैं। केंद्र ने पेपर लीक विरोधी कानून के तहत नियम अधिसूचित किए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को हाल ही में अधिसूचित एंटी पेपर लीक कानून के तहत नियमों को सार्वजनिक किया है। इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कंप्यूटर आधारित टेस्टों के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के लागू होने के कुछ दिनों के भीतर ही नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थान या लोगों द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों का अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के खिलाफ पहला राष्ट्रीय कानून है। यह विधेयक लोकसभा में बीते 6 फरवरी और राज्यसभा में 9 फरवरी को पारित हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल है कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला अध्याय, यानी कि यहाँ पर बार बार संविधान को जो कोट किया जा रहा है उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नालंदा से सीख लेने का समय। नालंदा विश्वविद्यालय। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। नालंदा की छवि एक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की पहचान को दर्शाती है।
जिसकी चर्चा प्राचीन काल से होती आई है और आज भी जारी है। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही विश्वविद्यालय है जिसने भारत को ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय का ही प्रभाव था जिसने विश्व गुरु जैसी उपाधि को जन्म दिया, जिसे प्राप्त करने के लिए भारत आज भी ललायित है। आज जब भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि प्रयासों से देश की छवि को ज्ञान, विज्ञान और शोध के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय में नालंदा विश्वविद्यालय के खोए गौरव की वापसी का प्रयास एक ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा। यह भारत के उस सांस्कृतिक जागरण की याद दिलाता है जिसकी चर्चा विश्लेषक लंबे समय से कर रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आज जब इसकी पुनर्स्थापना हो रही है तो हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम पर उसके भवन और उसके संसाधनों ने नहीं, अपितु उसके शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पहुंचाया था। तब राज्य का हस्तक्षेप इसके प्रशासन में ना के बराबर था। यह विडंबना ही कही जाएगी कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वाले देश के विद्यार्थी आज शिक्षा के लिए अन्य देशों में जाने को मजबूर हैं। वह समाज जो एक समय ज्ञान आधारित कहलाता था, आज उसी देश के लोग अधिक से अधिक संख्या में विश्व के अन्य देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या का अभाव है। इस समय भारतीय शिक्षा परिदृश्य में चर्चा का प्रमुख विषय परीक्षाओं में होने वाली नकल और परीक्षाओं के परिणाम को प्रभावित करने वाले अन्य उपाय हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक कानून पारित किया था जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना। पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक होना और परीक्षा के दौरान नकल होना जैसी खबरें आम थी। आज जब देश में पेपर लीक की घटनाएं और परीक्षा को प्रभावित करने वाले लोग अपने प्रयास लगातार बढ़ाए हुए हैं, तो तब से एक समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भी याद करना चाहिए। चाहे वह नालंदा हो या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इनमें निर्माण और संस्थान में वहाँ के समाजों का भी प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने नैतिक मानकों का पालन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि वहाँ के छात्र और अध्यापक भी उनका सही तरीके से पालन करें। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। जीएसटी लागू होने से घरेलू वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा घटी कर की दर। जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे अधिक फायदा हुआ था। जीएसटी प्रणाली के लागू होने से पहले विभिन्न प्रकार के टैक्स इन वस्तुओं पर लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं पर टैक्स लगाना बंद हो गया, तो कई की टैक्स दरों में कमी आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद आटा, सैनिटरी नैपकिन, शहद, दही, छाछ जैसी वस्तुओं पर टैक्स शून्य हो गया। तो टीवी, मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर, आयुर्वेदिक दवा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घड़ी, पेंसिल, शार्पनर जैसी वस्तुओं पर टैक्स की दरों में कमी आई है। दाल के बाद गेहूं पर भी लगाई गई स्टॉक सीमा। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर रोक और महंगाई पर नियंत्रण के प्रभावी उपायों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने दाल के बाद गेहूं पर भी स्टॉक सीमा लगा दी है। यह आदेश सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगा। स्टॉक सीमा की मात्रा सभी इकाइयों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। व्यापारी थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 3,000 टन, खुदरा दुकानों के लिए 10 टन एवं बड़ी रिटेल चेन खुदरा विक्रेता क्रय एवं दुकानों के लिए 10 टन भंडारण की छूट दी गई है। नेतन्याहू ने दिए लेबनान से युद्ध के संकेत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से युद्ध के छिड़े होने के संकेत दिए हैं। कहा कि जल्द ही देश की उत्तरी सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जाएंगी, जिनसे हमलावर दस्ते भी शामिल होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में भीषण लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पर सूचना पर आधारित सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से वैश्विक मुद्दों पर की बातचीत।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान बहुआयामी भारत यूएई व्यापक राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई। साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए संभावित क्षेत्रों के साथ काम करने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। एस जयशंकर और अब्दुल्ला दोनों ने स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए हैं। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को लेकर हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। चलिए, तो ये आज का 25 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।